नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक टैक्स प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। चलिए इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है जीएसटी के अंदर आरसीएम से रिलेटेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड, कि आरसीएम जीएसटी के अंदर क्या है, कैसे जीएसटी के अंदर आरसीएम पे करना होता है। देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि जो पर्सन यहाँ पे गुड्स ले रहा है या सर्विस रिसीव कर रहा है, गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है, उसी पर्सन को यहाँ पे उसके बदले में जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे आरसीएम बोलते हैं। जीएसटी के अंदर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम पे करना होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस पे जीएसटी पे करता है। फॉरवर्ड चार्जेस बेसिस का मतलब हो गया कि इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, फिर आपको उसको पूरा अमाउंट पे करना होता है। लेकिन अगर आरसीएम का केस है तो वो इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, जितने उसने गुड्स दिया या सर्विस दी है उतना ही आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन जब आपने गुड्स या सर्विस जो भी रिसीव किया, जितनी वैल्यू का रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग आपको आरसीएम जमा कराना होता है। देखो, गुड्स, बहुत सारे गुड्स हैं जो आरसीएम के अंदर है और बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आरसीएम के अंदर है। मेरे चैनल पे आरसीएम का रेट चार्ट है, आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे गुड्स है या सर्विस है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। और इस चार्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि ई वे बिल की लिमिट क्या है और ई वे बिल क्या है। देखो, ई वे बिल सबसे पहले समझते क्या है। जब भी आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं मोटराइज कन्वेंस के थ्रू और जहाँ पे कंसाइनमेंट नोट इशू किया जाता है, उस केस में अगर वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव हो रहा है तो उस केस में ई वे बिल लगता है, वहाँ पे ई वे बिल जनरेट किया जाता है। ठीक है, और अगर इंट्रा स्टेट का केस है तो हर स्टेट की लिमिट अलग है, वो स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंगली है। कई स्टेट्स में लिमिट 1 लाख है, कई स्टेट में लिमिट 50,000 ही है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 लाख की लिमिट है। ठीक है, अगर विद इन द दिल्ली के अंदर आप गुड्स की मूवमेंट करते हो तो। लेकिन यहीं दिल्ली से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो 50,000 की लिमिट है ई वे बिल की। अगर आप पूछते हैं कि ई इनवॉइस की लिमिट क्या है और ई इनवॉइस क्या है, देखो, ई इनवॉइस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपने इनवॉइस को गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराते हैं। वहाँ पे आपको IRN नंबर भी मिलता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ठीक है, और जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है उसको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी होता है। और ई इनवॉइस B2B इनवॉइस के लिए जनरेट होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए भी होता है, लेकिन B2C इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता है। और जल्दी ये लिमिट 10 करोड़ से 5 करोड़ होने वाली है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब 10 करोड़ की लिमिट हट के 5 करोड़ हो गई हो, क्योंकि 1 जनवरी 23 से गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसकी लिमिट 5 करोड़ कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर इंटरव्यूअर जो पूछता है, जिसको प्रोफेशनल नॉलेज है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो रिटर्नों के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि GSTR1 क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, GSTR1 एक आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है जहाँ पे हम अपनी सेल्स की डिटेल्स देते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कितनी कितनी सेल करी। B2B सेल, B2C सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी सेल को डिक्लेयर करते हैं। और उसकी ड्यू डेट 11 तारीख होती है मंथली फाइलर के लिए, क्वार्टरली फाइलर के लिए 13 तारीख होती है। ठीक है, इसी प्रकार से GSTR3B के अंदर हम अपने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई है और इनवर्ड सप्लाई कितनी करी है हमने। GSTR3B में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR1 के बेसिस पे और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR2B के बेसिस पे उठ के आता है। ठीक है, और इनपुट जो है वो 2B के बेसिस पे लेते हैं। GSTR2A क्या है? GSTR2A एक ऑटो ड्राफ्ट इनपुट एज क्रेडिट स्टेटमेंट है जहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे आपको ITC की डिटेल दिखती है GSTR2A में। अगर वो सप्लायर अपनी R1 में अपलोड कर देगा तो ऑटो ड्राफ्ट होके आपके 2A में आज ही की डेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ GSTR2B भी ऑटो ड्राफ्ट फैसिलिटी है, लेकिन ये एक टाइम पीरियड पे जनरेट होता है
और लॉक हो जाता है डाटा और इसमें चेंज नहीं होता है। हम 3B जब भी फाइल करते हैं तो अपनी इनपुट क्रेडिट की डिटेल 2B के हिसाब से मैच करते हैं, 2B के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। उसके बाद यही पूछ सकते हैं कि आपसे कि 3B के अंदर जो इनपुट है वो कौन से रिटर्न के बेसिस पे लेते हैं, 2A के बेसिस पे लेते हैं या 2B के बेसिस पे लेते हैं। तो 2B के बेसिस पे लेते हैं। पहले 2A के बेसिस पे लेते थे लेकिन अब 2B के बेसिस पे लेते हैं क्योंकि 2B का ही सारा का सारा इनपुट ऑटोमेटिक आता है। 2A आप देख सकते हैं, 2A के अंदर पूरे साल की आप एनुअल बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि कितना इनपुट आपने रिसीव किया और कितना आपने क्लेम किया। चाहे तो आप रियल टाइम बेसिस पे मंथली भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। ठीक है, GST या 2A। फिर अगला क्वेश्चन जो GST में ज़्यादातर पूछा जाता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो जॉब वर्क रिटर्न के बारे में पूछेगी। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि जॉब वर्क रिटर्न होता क्या है। देखो, जॉब वर्क रिटर्न जो है इसको ITC 04 बोलते हैं। GST के अंदर ये रिटर्न फाइलिंग होती है जब प्रिंसिपल गुड्स को जॉब वर्कर के पास जॉब वर्किंग के लिए भेजता है तो उसे ये रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन यहाँ पे उसकी लायबिलिटी नहीं आती, कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। यहाँ जॉब वर्क का चलान जनरेट करके गुड्स को मूव किया जाता है और चलान पे वो सारी डिटेल्स होती है जो इनवॉइस के ऊपर होती है, लेकिन वहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। और जॉब वर्क के केस में अगर 1 रुपये का भी बिल है, 1 रुपये की वैल्यू भी है तो भी ई-वे बिल जनरेट होता है। जॉब वर्क के केस में कोई लिमिट नहीं है, ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद GST के अंदर QRMP स्कीम भी है, तो ज़्यादातर इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेते हैं कि QRMP स्कीम क्या है। तो बता देता हूँ। देखो, QRMP स्कीम का मतलब है कि यहाँ पे आप क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। ठीक है, हर महीने की 25 तारीख को आपको पेमेंट करनी होती है। PMT 06 के अंदर ये पेमेंट होती है और थर्ड क्वार्टर के अंदर आप GST या 3B का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। रिटर्न जब फाइलिंग करते हैं तो थर्ड क्वार्टर में आपको R1 फाइल करनी होती है और 3B। R1 की डेट 13 तारीख और 3B की डेट क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए स्टेट के अकॉर्डिंग है। जिस भी स्टेट के अंदर फॉल करता है वो, किसी की 22 है, किसी की 25 है। मंथली के लिए 3B की डेट 20 तारीख है। हर महीने की 20 तारीख तक GST या 3B फाइल होती है। उसके बाद पूछते हैं कि CGST, SGST, IGST में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ लेते हैं। तो देखो, CGST जो है इसका जो पोर्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, और ये रिप्लेस किया गया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को हटा के ये CGST लाया गया है। SGST जो है वो इसका जो पोर्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और इसे रिप्लेस किया गया है वैट को हटा के, एंटरटेनमेंट टैक्स को हटा के और लग्जरी टैक्स को हटा के। इसी प्रकार से IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और इसको रिप्लेस किया गया है सेंट्रल टैक्स के द्वारा। सेंट्रल टैक्स जो था उसको हटा के IGST यहाँ पे लगाया गया है। इनपुट का मतलब क्या हो गया? देखो, इनपुट का मतलब हो गया जब आप परचेज के ऊपर जो GST पे कर रहे हो वो आपका इनपुट कहलाता है। हो सकता है आप गुड्स भी परचेज कर रहे हो और सर्विस भी परचेज कर रहे हो और मशीनरी भी परचेज कर रहे हो। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है, सर्विस परचेज करते हो तो इनपुट सर्विस, और जब मशीनरी परचेज करते हो तो कैपिटल गुड्स कहलाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो जनरली पूछते हैं कि GST पेबल क्या है। जब आप एंट्रियाँ करते हो, अकाउंटिंग एंट्रियाँ, तो उसमें GST पेबल भी बनता है। GST पेबल का एक लेजर भी बनता है। ये GST पेबल कब बनता है? ये जो डिफरेंस होता है आउटपुट GST का और इनपुट GST का, तब GST पेबल बनता है। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि GST पेबल क्या है, तो आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस है वही GST पेबल बनेगा। उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन की लिमिट पूछ लेते हैं जनरली कि GST रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। ठीक है, तो GST रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है, देखो पुरानी लिमिट 20 लाख थी, अब जो न्यू लिमिट है, न्यू लिमिट के अकॉर्डिंग 40 लाख है GST रजिस्ट्रेशन की लिमिट, अगर गुड्स की सेल करते हैं तो। ठीक है, सर्विस की सेल करते हैं तो 20 लाख ही है। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो गुड्स के केस में 20 लाख है और सर्विस के केस में 10 लाख है। ठीक है, अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो। टर्नओवर के अंदर क्या इंक्लूड होता है? टैक्सेबल सेल्स, एग्जाम्प्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल या इंटर स्टेट सेल या सेल्स बाय एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। टर्नओवर के अंदर वो सभी सेल्स इंक्लूड होती है, चाहे वो टैक्सेबल सेल हो, एग्जाम्प्ट सेल हो, एक्सपोर्ट सेल हो, इंटर स्टेट सेल हो या सेल बाय एजेंट ऑफ प्रिंसिपल हो, ये सभी टर्नओवर के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद जो पूछ सकते हैं GST के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है और
कौन कौन से पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं? देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे टैक्स पेयर एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से जो अमाउंट सेल करी है उस टर्नओवर का एक फिक्स रेट पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है। ठीक है, और कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता, ना ही वो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है जीएसटी स्लैब रेट के बारे में। तो जीएसटी के अंदर जो स्लैब रेट है वो अलग अलग है, जैसे कि 0.1% है। 0.1% ये कंसेशनल सेल्स है। जब आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो तो 0.1% का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद 3% है, गोल्ड के ऊपर 3% की जीएसटी लगती है। 5% है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी 5% लग रहा है। 12%, 18% और 28%। 28% जो है लग्जरी आइटम पे, जनरली ये टायर और बैटरी पे भी 28% लगता है, और ज़्यादातर आइटम 12 और 18 के अंदर फॉल करते हैं। अगला आपसे पूछ सकता है कि आईटीसी क्या है जीएसटी के अंदर। तो इनपुट एज क्रेडिट, जब आप माल खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो उस पर जो भी जीएसटी पे करते हैं, सामने वाले को जो जीएसटी चार्ज करके आपको इनवॉइस दे रहा है, और जब आप इनवॉइस की पूरी पेमेंट करते हैं तो जितना पोर्शन जीएसटी का होता है जब आप पे करते हैं तो वो आपको आईटीसी के रूप में मिलता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, कंज्यूमर को नहीं मिलता। कंज्यूमर के हैंड से टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। जिसने माल बेचा उसने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को जमा करा दिया। लेकिन अगर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है जीएसटी में और एक B2B परचेज कर रहा है, B2B सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस में उसको वहाँ पे इनपुट मिल जाता है। फिर जीएसटी के अंदर GSTR 9 और 9C से भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है GSTR 9। तो GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है जहाँ पे पूरे साल में जो भी आपने रिटर्न फाइल करी, जो भी आपने एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स करी, उसकी रिपोर्टिंग आपको GSTR 9 में देनी होती है। और GSTR 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जहाँ पे आपको ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकन्सिलेशन करना होता है। अगला पूछ सकते हैं कि HSN कोड की लिमिट क्या है, इनवॉइस में कितने डिजिट के HSN कोड दिखा सकते हैं, या रिटर्न में GST रिटर्न में कितने डिजिट के HSN कोड शो कर सकते हैं। तो देखो, HSN कोड की लिमिट एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से 4 डिजिट और 6 डिजिट है। 5 करोड़ तक की टर्नओवर पे 4 डिजिट, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट की HSN कोड दिखाना मैंडेटरी है, और GST रिटर्न में भी। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो GST से मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।